खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। शाज़िया ज़ीशान ये प्रोग्राम पेश करती हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। सैयद अली गिलानी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके साथ ही तारीख़ का एक अहद तमाम हुआ, लेकिन वो अपने पीछे आज़ादी के बेशुमार मुतहरिक परवानों को छोड़ गए हैं। और इन परवानों को देखकर पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ये शम्मा रोशन रहेगी जो सैयद अली गिलानी ने जलाई, और इसको बेशुमार कश्मीरियों ने अपने खून से इसको जला बख्शी, और ये शम्मा हमेशा जलती रहेगी जब तक कि कश्मीरियों को उनका हक़ नहीं मिल जाता। पूरी ज़िंदगी कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले सैयद अली गिलानी साहब की ज़िंदगी, एक एक उनकी ज़िंदगी का जो बाब है वो बेशुमार लोगों के लिए मशअल राह भी है, उनको तहरीक देने का ज़रिया भी है। सैयद अली गिलानी साहब पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, और उनकी वफ़ात के मौके पर जो भारत ने एक बार फिर बर्बरियत और जारहियत का मुजाहिरा किया और उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा न होने दिया, और एक बार फिर अपने अंदर मौजूद खौफ का खुलकर इजहार किया भारत और भारतीय हुकूमत ने, इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू प्रोग्राम के आगाज़ में करेंगे। मेरे साथ जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ाकार हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, खुश आमदीद। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा सर, सैयद अली गिलानी साहब का जो कंट्रीब्यूशन है कश्मीर के लिए, और अगर मैं ये कहूँ कि वो सर तपा पाकिस्तान थे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमेशा वो पाकिस्तान का नाम लेते रहे, और आज उनका जो जसद खाकी है उसको भी पाकिस्तान के परचम में लपेटा गया। आप क्या कहेंगे सैयद अली गिलानी साहब पर? जी थैंक यू। और मैं यकीनन अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने हकूक़ की स्ट्रगल की, और यूएन रेजोल्यूशन के चार्टर में दिए गए हकूक़ की डिमांड के लिए वो मैदान अमल में रहे, और आज कैदोबंद की सोहबत के अंदर वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। ये इस बात की निशानदेही करती है कि इतनी बड़ी जमहूरियत के दावेदार, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार, उनकी तहरीक से खौफज़दा, उनकी आज़ादी से खौफज़दा, उनके हक और डिमांड और उनके नारे से खौफज़दा थे, और आज उनके जस्द खाकी से खौफज़दा होते हुए रात की तारीकी में चंद अफराद की मौजूदगी में उन्हें सपुर्द खाक करवाया गया बज़ोर बाजू। लेकिन ये जो मैयत का अगवा है, ये जो जस्द खाकी का अगवा है, ये जो किडनैपिंग है, ये इनके दरमियान और कश्मीर के आज़ादी के परवानों के दरमियान एक हद फासिल कायम हो गई है। एक ऐसी दीवार है जिसे हिंदुस्तान की जमहूरियत कभी उबूर नहीं कर सकेगी। ये अगवा, ये लाश का जो अगवा है, ये उनके दरमियान हमेशा हायल रहेगा। और ये जिस शम्मा को उन्होंने रोशन किया, जिसे बुरहान वानी जैसे शहीद ने अपना खून दिया, वो शम्मा ताकत से, बंदूक से नहीं बुझाई जा सकती। अभी हमने अफगानिस्तान में एक मुजाहिरा देखा है जहां अपने वतन को आजाद करवाने की जंग लड़ने वालों ने 20 बरस जंग लड़ी है दुनिया की ताकतवर कोलिशन के साथ, 2.5 लाख शहादतें करवाई हैं, बिल आखिर उन्होंने अपने वतन को आजाद करवाया है। ये इंस्पिरेशन कश्मीरियों के लिए भी रहेगी, और वो अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। इंडिया बेशक वहां पे देखो, शहीद अली गिलानी के अल्फाज क्या थे कि हम जब तक अपनी सरजमीन को हिंदुओं के नापाक कदम से छुटकारा नहीं दिलवाएंगे, उनको पाक नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक हम अपने हक की जंग लड़ते रहेंगे। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को इससे सबक सीखना चाहिए, और वो इस आज़ादी की आवाज़ को नहीं दबा सके। तो जन साहब, आप क्या समझते हैं कि सैयद अली गिलानी साहब की वफ़ात के मौके पर जो जज्बात कश्मीर भर में हमने देखे हैं, उससे आज़ादी की शम्मा की लौ एक मरतबा फिर भड़क सकती है? यकीनन वो बुझी ही नहीं है, वो लो मदम भी नहीं हुई। देखिए, अफराद इममटीरियल हो जाते हैं, उनका जो वजूद है वो रहता है, उनका किरदार की सूरत में बाकी रहता है, उनके मिशन की सूरत में बाकी रहता है। जस्द खाकी जंग नहीं किया करते, मिशन जो होता है वो जिंदा रहना चाहिए, और उसको कश्मीरी जब तक जिंदा है ये मिशन जिंदा रहेगा, लिहाजा उसको दबाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आज़ादी की तड़प है, पहली बात है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन उनको ये हक दे चुके हैं जी। उस हक के लिए उनकी स्ट्रगल जायज,
उनकी आर्म्ड स्ट्रगल का हक देता है उनको यूएन रेजोल्यूशन। तो अगर उसको इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन से डिसरिगार्ड करना चाहता है, तो आज आप इंडिया का वजूद देखिए पूरी दुनिया के सामने। इतनी बड़ी जमहूरियत एक मुस्लिम माइनॉरिटी को जनाजे का हक नहीं दे रही। कहां है वो प्रेसिडेंट बाइडेन के ह्यूमन राइट्स के उसूल और उनका ह्यूमन राइट का अलम बरदार होना? क्या उन्हें 85 लाख शहादतें, 85,000 शहादतें नजर आती हैं कश्मीर में? क्या उन्हें 14,000 बच्चियों की इस्मत दरी नजर आती है? क्या उन्हें 800 बच्चों को पैलेट गन से ब्लाइंड करना जो बाइडेन को नजर आता है? वो दुनिया के सामने कौन से बुनियादी हकूक और कौन से ह्यूमन राइट्स की आवाज बुलंद करेंगे अगर आज वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ खड़े होकर चीन का मुकाबला करना चाहते हैं? तो वो कैसे दुनिया के सामने अपना चेहरा, उन्होंने अपने चेहरे को इररेस्पॉन्सिबल एग्जिट से अफगानिस्तान से दागदार किया, और आज जो उन्होंने अपनी कौम से खिताब करते हुए ह्यूमन राइट्स का नारा लगाया है कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज बुलंद करेंगे, कहां है वो आवाज? अब ये दुनिया उनसे सवाल करेगी कि क्या कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है? क्या सीरिया में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है? क्या पैलेस्टाइन में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है? तो आपका इन 3 मुल्कों में क्या किरदार है दुनिया की सुपर पावर होते हुए? मेरे ख्याल में ये उन्हें हॉन्ट करता है। आपने जो बात की, क्या हिंदुत्व का नजरिया और इंसानी हुकूक की पासदारी ये साथ साथ चल सकते हैं? देखो, ये रात और दिन इकट्ठे नहीं हो सकते, या दिन होगी या रात होगा। तो ये जो हिंदुत्व का काला कानून है या हिंदू सुप्रीमेसी है, उसमें दलित, क्रिश्चियंस, मुस्लिम और तमाम माइनॉरिटीज इतने दुनिया के सबसे पॉपुलस कंट्रीज में इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। यहां है वो ह्यूमन राइट्स की आवाज उठनी चाहिए, यहां माइनॉरिटीज के हकूक की आवाज उठनी चाहिए, यहां मजहबी आजादी की आवाज उठनी चाहिए, यहां औरतों के हकूक की आवाज उठनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब प्रेसिडेंट बाइडेन के कंधों पर, जिसके शम्मा के वो अलम बरदार हैं ह्यूमन राइट्स के, ये सवाल उनको हॉन्ट करेंगे और कश्मीर में जनाजों का अगवा उनसे इस बात का मुतालबा करता रहेगा कि कहां है वो ह्यूमन राइट्स जहां एक मुसलमान को, उनकी फैमिली को मुसलमान जो तरीका है दफनाने का, जनाजा पढ़ने का और सुपुर्द खाक करने का, अगर उसकी आजादी नहीं है, वहां क्लैंप डाउन है, तो फिर ह्यूमन राइट्स कहां पर है? जैसा मैंने एक मरतबा सैयद अली गिलानी साहब से पूछा कि आप क्या तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान आपकी कैसे मदद करे, तो उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान अपने दाखिली इस्तेहकाम पर तवज्जो दे, अगर पाकिस्तान दाखिली तौर पर मुस्तहकम होगा तो ये हमारी मदद होगी। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान कैसे मदद कर सकता है कश्मीरियों की और इस जद्दोजहद की? देखिए, उसमें 2 काम है जो हमारी हुकूमत वक्त को फौरन करने चाहिए। ये हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, अपोजिशन और हुकूमत शामिल, इनके कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी है कि जिस सियासी सपोर्ट की ये बात करते हैं वो पार्लियामान के फ्लोर से इनको मिलनी चाहिए। यूएन रेजोल्यूशन के वाहिद एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन दफन हो चुका है, अब कश्मीरियों के हकूक सिर्फ यूएन रेजोल्यूशन की रोशनी में मांगे जाएंगे। देयर इज नो सच थिंग एज बायलैटरलिज्म। जिस दिन हमने इन 2 प्रोविजंस को दफन कर दिया, वहां हम समझेंगे हमने पॉलिटिकल सपोर्ट दी है। आजाद कश्मीर की सियासी हुकूमत को अपना एक इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करना चाहिए, जिस तरह ज़ल्मे खलीलजाद को अमेरिका ने मुकर्रर किया, इसी तरह एक कश्मीर कॉज का रिप्रेजेंटेटिव जो कश्मीरी हो उसको मुकर्रर करना चाहिए, ताकि वो पूरी दुनिया में जाकर अपने हकूक की आवाज भी उठाए और प्लेबिसिट के लिए फौरन एनरोलमेंट शुरू करें और दुनिया में वोटिंग का इंदराज शुरू कर दें कि जब प्लेबिसिट होता है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में, तो कौन कौन लोग वोट डालेंगे, ताकि ये जो वोट के रेशो को ऑल्टर करने के लिए डेमोग्राफिक चेंजेस हिंदुस्तान ला रहा है, उनको रोका जाए। अगर ये 2 काम भी हम शुरू कर दें और ये आवाज उठा लें, तो मैं समझूंगा कि हमने डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में
कंट्रीब्यूशन। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड एजाज अमान मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बाबर अवान साहब से हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उठने वाले जो 6 बड़े एतराज़ात हैं वो उनके सामने रखेंगे और फिर देखेंगे कि बाबर अवान साहब इन 6 बड़े एतराज़ात के रोशनी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दिफा कैसे करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत बज़िद है कि अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए ही करवाया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। बाबर अवान साहब खुद उसमें मौजूद थे और उन्होंने इस मशीन के हवाले से बातचीत की, लेकिन अपोजिशन को इस पर एतराज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन के भी बहुत सारे सवालात हैं। हुकूमत इन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन उसका एतराज़ ये है कि अभी तक अपोजिशन जो है वो सामने नहीं आ रही और बाकायदा तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से एतराज़ात नहीं उठा रही। एतराज़ात अगर अपोजिशन उठाएगी तो ही इसके जवाब दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अब तक क्या एतराज़ात उठाए गए हैं, कॉमन जो क्वेश्चंस हैं इसके हवाले से वो क्या हैं, वो आज हम सामने रखेंगे। मेरे साथ वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान साहब मौजूद हैं। बाबर अवान साहब, बहुत शुक्रिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से कई सवालात उठाए जा रहे हैं और सबसे कॉमन क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये मशीन वोटर वेरिफिकेशन कर सकती है? क्या वोटर वेरिफिकेशन जो है उसका ऑप्शन इस मशीन के अंदर मौजूद है? यानी कोई शख्स आएगा, थंब इंप्रेशन देगा तो मशीन पहचान सकेगी कि वाकई ये रजिस्टर्ड वोटर है इस हल्के का या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू असद। पहली बात यह है कि ये जो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके आप समझ लीजिए कि 4 सेगमेंट है। सबसे पहले ये है कि आप हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आपके कमरे में वोटर आता है, उसके पास अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, वो आपको देता है। आप वो कार्ड रखेंगे मशीन के ऊपर, मशीन आपको बताएगी कि ये वैलिड कार्ड है और इस नाम पे कोई वोटर रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये पहली वेरिफिकेशन है, इसलिए वेरिफिकेशन होगी सिंगुलर और वो होगी थ्रू आइडेंटिटी कार्ड। इसमें ऐसी मशीनें भी हैं जिनमें थंब इम्प्रेशन भी है, फेशियल रिकग्निशन भी है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन हमारा चूँकि वैलिड आइडेंटिटी कार्ड जिसका उसके पास है और वोटर रजिस्टर्ड है वहाँ पे जिस हल्के में वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पे गया हुआ है, दिस इज़ नंबर 1। जब ये वैलिडिटी आ जाएगी तो फिर ये पोर्शन जो मशीन का है, ये दूसरी मशीन है, उसको सेंड करेगा और वहीं पड़ी हुई है, वो सारा एक ही सिस्टम होता है, इंटीग्रेटेड है कि ये अब आ जाएगा आपके सामने। वोट जो जिनको आपने वोट डालने हैं उनके पार्टी का नाम लिखा, उम्मीदवार का नाम लिखा हुआ है और उसके साथ जो सिंबल है उसका वो है जी। तो ये वैलिड वोट फिर वहाँ वो डालेगा। ये सारे लोग ये देख रहे हैं और वोट डालने के बाद फिर एक वोट का टुकड़ा जो है वो कट के वो गिर जाएगा, ट्रांसपेरेंट बॉक्स है उसके अंदर, और एक रिकॉर्ड हो जाएगा इसकी मेमोरी में, अंदर ही उसके एक पेपर है वो भी रिकॉर्ड करता है। और ये वोट जितने पड़ेंगे वो सारे के सारे वोट पे एंड में 2 तरह से गिनती होगी, एक जो मैनुअली गिरे हुए वोट है और दूसरा जो मशीन के अंदर। बाबर अवान साहब, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जो एक गिरा हुआ वोट है वो मशीन के अंदर चला जाएगा, यानी एक हिस्सा कट के मशीन के अंदर गिर जाएगा, तो वो जो प्रिंटेड फॉर्म में मशीन में जा रहा है उस पर भी एक एतराज़ ये उठाया जा रहा है कि उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। जैसे ATM मशीन में से जो एक पर्ची निकलती है वो थोड़े अरसे बाद मिट जाती है, तो इस प्रिंटेड पर्ची की लाइफ क्या है? क्योंकि हम बाद में जो मामला जाते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास वो तो साल 2-2 साल तक चलते हैं, तो तब तक क्या ये प्रिंट मौजूद रहेगा? ATM वाली भी मिट जाती है, ये फोटोस्टेट कॉपी भी मिट जाती है। ये वो होगा जो बैलेट पेपर वो होगा जिस टाइप के पेपर पे करेंसी नोट छापा जाता है, तो ये प्रिंटिंग मिटेगी नहीं। सही है। अच्छा ये बताएं सर कि ये जो मशीनें हैं, अब आपने कहा कि एक मशीन है उसके साथ एक और मशीन होगी, एक पर आप वेरिफिकेशन करेंगे, साथ में दूसरी मशीन है जो करेगा। ये एक पोलिंग स्टेशन पर मर्दों के बूथ भी हैं, ख़वातीन के बूथ भी हैं, तो ये 4 और फिर 4 8, हर पोलिंग स्टेशन पर 8 मशीनें चाहिए होंगी। आप इसकी एक मशीन की लागत क्या है और पूरे पाकिस्तान में कुल कितनी मशीनें चाहिए होंगी? नहीं, ये पहली बात यह है कि एक मशीन के ऊपर ही सूबाई असेंबली का वोट भी कास्ट हो जाएगा और कौमी असेंबली का वोट भी कास्ट हो जाएगा, वो उसी के ऊपर कास्ट होगा, नंबर 1।
नंबर 2 जो है कीमत का तयन है, ये करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमने जो इलेक्शन एक्ट मंजूर करवाया है पार्लियामेंट के लोअर हाउस से, कौमी असम्बली से, उसमें हमने इख्तियार दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये मशीन देखेगा, उसकी सिक्योरिटी फीचर्स और उसकी बाकी सेटिस्फेक्शन जो है वो उनकी टेक्निकल टीम करेगी। जो भी मशीन वो ख़रीदते हैं, मशीनें इस वक्त 5-6 तो वो हैं जो मुख्तलिफ जगह पे टेस्ट हो चुकी हैं, इलेक्शन उन्होंने रन किया हुआ है। एक प्रोटोटाइप यानी नमूना बनाया पाकिस्तान के इदारों ने, वो भी इलेक्शन कमीशन के पास उन्होंने देख लिया वो भी एक। और दूसरा ये है कि इसके लिए पैसे बजट में 4 अरब तो बजट में रखा गया, और भी जितने पैसे चाहिए होंगे वो ज़ाहिर है हर इलेक्शन पे पैसे खर्च होते हैं। तो ये मशीन बल्कि बहुत सारा जो पेपर वर्क होता है वो डिस्पेंस विद करेगी। इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत कीमती होगी, लेकिन कीमत का तयन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब बिडिंग करेगा तो तय हो जाएगा। और तीसरी बात जो आपने पूछी थी कि एक पोलिंग स्टेशन पे कितने चाहिए होंगे, तो एक पोलिंग स्टेशन पे एक फालतू मशीन रखी जा सकती है, लेकिन अक्सर जो बूथ होते हैं वो 3 से 4 होते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा। हमारा जो इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज से हमारी बात होती है बाबर रहमान साहब, इसका जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये है कि एक मशीन 50 से 60 हज़ार रुपए में कॉस्ट करेगी, और जितनी मशीनें पाकिस्तान भर में आपको चाहिए, और आपने अब कहा कि एक इजाफी मशीन भी चाहिए हर पोलिंग स्टेशन पे ताकि तकनीकी खराबी की सूरत में उसको आप करें, तो जो आपकी कुल कॉस्ट है वो तकरीबन 60-70 अरब रुपए तक जा रही है। पिछला इलेक्शन जो है वो तकरीबन 20 अरब रुपए में हुआ था, तो 20 अरब से इलेक्शन 60 अरब रुपए में अगर चला जाएगा तो क्या ये फिजिबल है आपके ख्याल में? पहला कौन से सस्ते होते हैं जो इलेक्शन होते हैं, लेकिन इतना महंगा नहीं है ये। किसी ने ना मशीन इस वक्त तक कॉस्ट देखी है और ना ही किसी ने कॉस्ट निकाली है, इसलिए अभी तक तो सारे अंदाजे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये एग्जेजरेटेड अमाउंट है, बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड अमाउंट है। अच्छा, एक और भी वैसे एतराज़ बाबर रहमान साहब उस पर हो रहा है, वो ये है कि जो मशीन है ये बैक वक्त 20 उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ा सकती है, यानी 20 उम्मीदवारों का डेटा जो है वो अपने अंदर सेव कर सकती है, और अगर किसी हल्के में 20 के बजाय 21 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं तो फिर यह मशीन बेबस है, और उसके लिए हमें एक और मशीन लगानी पड़ेगी। यानी 21वां उम्मीदवार जो है उसके लिए नई मशीन अगर लगानी पड़ती है तो फिर ये 8 के बजाय मशीनों की तादाद एक पोलिंग स्टेशन पर बढ़ाकर 16 करनी पड़ेगी, डबल हो जाएगी। तो आप क्या इसकी तस्दीक करते हैं कि ये मशीन इसी तरह की है? नहीं, मशीन में आप 100 उम्मीदवार का रख लें, जिस तरह कराची में अभी एक हल्का था, वहाँ पे पता नहीं कितने उम्मीदवार हो गए थे, 21 क्या 40 उम्मीदवार भी मुख्तलिफ हल्कों में होते हैं जिनको कोई वोट नहीं मिलता, वो भी खड़े हो जाते हैं, और लोगों का राइट है अपने आप को आजमाना। इसलिए जितने नाम उसमें डालना चाहेंगे आप, वो नाम सारे डाले जा सकते हैं। 20 की लिमिट नहीं है, 20 की लिमिट वाली भी गप है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि किसी वक्त आप आएँ, आप टीम लेके आएँ, हम आपको मशीन दिखाते हैं, और अपोजिशन से भी आप कहें, पूछें कि आपने मशीन देखी है। रिजेक्ट करने से पहले आप मुझे कहें कि ये मोबाइल अच्छा नहीं है और ये वाला मोबाइल इसके मुकाबले में अच्छा है, तो आप मुझे ये, मैं कहूँ जी मोबाइल मैंने देखना नहीं है लेकिन आप वाला अच्छा नहीं है, तो ये क्या जायज़ बात होगी? मशीन को थोड़ी देर के लिए असद एक तरफ रखते हैं और गवर्नमेंट के बिल को भी एक तरफ रख देते हैं। पाकिस्तान में आपको याद है कि जो 71 का इलेक्शन था उसका क्या नतीजा निकला, और 77 के इलेक्शन का क्या नतीजा और डिज़ास्टर निकला। तो क्या कभी हम अपनी ये कैपेसिटी साबित करेंगे कि दुनिया जिस तरफ चल पड़ी है, हम तो गार के ज़माने के इलेक्शन कराएंगे जिनके ऊपर हम कहेंगे जी अंधेरा हो गया था और सारा इलेक्शन ख़राब था, और हर दफ़ा हम एतराज़ करेंगे। उसका रास्ता ये पहली दफ़ा, बाकी सारे चीखते आए हैं, किसी ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया। इमरान खान को शाबाश मिलनी चाहिए उस गवर्नमेंट को जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि कवानीन लेके गए, हम कौमी असम्बली ने उसको पास किया, सेनेट की कमेटी के पास वो कंसिडर हो रहे हैं, फिर उनको दोबारा हम हाउस में लाएंगे। हम ऐसा रास्ता निकालें कि ये इलेक्शन लोग तस्लीम करें नताइज, जिस तरह अमेरिका में होता है, जिस तरह जर्मनी में होता है, जिस तरह फ्रांस में होता है, जिस तरह इंडिया में होता है, बल्कि हमारे पड़ोस में। इंडिया का आपने नाम लिया सर। इंडिया में जब ये मशीन इस्तेमाल हुई थी तो वहाँ पर एक एतराज़ उठा था, उसको चैलेंज किया गया था, और उस चैलेंज पर फिर तहकीकात हुई थी, और एतराज़ ये था कि ये मशीन हर तीसरा वोट जो है वो हुकूमती उम्मीदवार को डाल रही है, यानी धांधली हो रही है। अब इस पर भी ये एतराज़ हो रहा है कि अगर इसके सॉफ्टवेयर में आप फीड कर देते हैं कि हर चौथा वोट जो है वो तहरीक इंसाफ को पड़ रहा होगा, पहले से फीड कर देते हैं, चौथा वोट कोई किसी को भी डाला जाए, चौथा वोट पीटीआई को जाएगा, तो आप अगर यानी धांधली का इम्कान तो मौजूद रहेगा। ये इलेक्शन कमीशन का सवाल भी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि पेंटागन में भी 12 साल का बच्चा जो था उनके सिस्टम में घुस गया। ये तो एक इम्कान रहता है कि जहाँ मशीन होगी वहाँ सिक्योरिटी फीचर्स आप किस तरह के बनाते हैं और कैसी सिक्योरिटी वॉल्स आप लगाते हैं जिनकी वजह से कोई उनमें नहीं घुस सकेगा, एक बात।
दूसरा जो आप कहते हैं कि ऑपोजिशन कह रही है, मैंने उनसे बढ़ के एक बात कह दी है, इसलिए कि जहाँ टेक्नोलॉजी आएगी ये ख़तरात रहेंगे और उन ख़तरात को मिनिमाइज करके एलिमिनेट किया जाएगा, वो सिक्योरिटी फीचर से ही हो सकता है। फिर ये है कि ये मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, जिस तरह एक एप्पल का सिस्टम है, जिस तरह एक एंड्रॉयड का सिस्टम है मोबाइल का, उनमें से अगर नहीं है ये बिल्कुल वहीं वाला सिस्टम है, एक लोकलाइज इंटरनेट नहीं है, तो फिर उसमें बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि वो उसमें घुसेगा। एक बात। दूसरा, इसका जो तरीका है इसको समझने का वो ये है कि जो ये मशीन है, ये मशीन जिस तरह खाली डब्बा किया जाता है ना, मैंने इलेक्शन लड़े हुए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो उम्मीदवार होते हैं उनके जितने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और एक इलेक्शन एजेंट होता है, अब हमने कहा कि तादाद उसकी 10 कर देनी चाहिए नए लॉ में, ताकि 10 लोग हल्के में जाके इलेक्शन चेक कर सकें, ऑथराइज्ड एजेंट उसके। तो वो खड़े होते हैं उनके सामने, पहले वो कहते हैं जी डब्बा खाली हो गया आप देख लें। इसी तरह से ये मशीन सारे खड़े होकर उनके सामने ज़ीरो करेंगे वो अपने हाथ से और कहेंगे इस मशीन में इस वक्त तक कोई वोट नहीं है, और फिर एक टेस्ट पेपर डाला जाएगा कि जनाब इस मशीन में कोई वोट अभी तक पोल नहीं हुआ। इसके सेफ्टी फीचर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, देखने की ज़रूरत है इसको। बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जो एतराज़ात करते हैं, आप बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं, इंसाइसिव क्वेश्चंस हैं आपके। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना मशीन देखी हुई है अपोजिशन में से और ना जिन्होंने कानून पढ़ा हुआ। आप उनको पूछते हैं कि कितने ये जो बिल है जिस पे आप एतराज़ कर रहे हैं उसका कौन सा सेक्शन है और कौन सा सेक्शन नया है और किस सेक्शन में अमेंडमेंट है, कौन सा डिलीट हुआ है, कौन सा उसमें से इम्प्रूव हुआ है, तो आपको शायद ही कोई जवाब दे सके। पढ़े बगैर सारे एतराज़ात होते हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है, ये मजाक नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला है इस कौम का। अरबों रुपये लगा के हम इलेक्शन करते हैं, एक एक असेंबली के सेशन के ऊपर मिलियंस लगते हैं जब असेंबलियाँ बैठती हैं, और वो सारा खर्चा उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब लोग कहते हैं जी इलेक्शन क्रेडिबल नहीं था और इलेक्शन पे हम नहीं यकीन करते। तो कभी तो कोई हम ये बालिग नदरी का मुजाहरा करते हुए बुलूगत की उस स्टेज पे पहुंचेंगे ज़हनी, जहाँ पे खड़े होके हम कौम को बता सकें कि जनाब ये इलेक्शन है और इसका नतीजा ये है और आपके सामने है। एक ये डबल वहाँ पे काउंटिंग होगी। और फिर दूसरा ये है कि इसको टेम्पर नहीं बाद में नहीं किया जा सकता। जिस तरह मिसाल के तौर पर बैलेट पेपर है, आम बैलेट पेपर है, जाके रखते हैं थाने के मालखाने में रखते हैं या पटवार खाने में रखते हैं, मुखालिफ उम्मीदवार उसको खुलवा के उसके अंदर स्टफिंग करवा सकता है, किसी की मोहर निकाल के उसके ऊपर 2 मोहरें मार सकता है, वोट इधर वाले उधर किए जा सकते हैं। जो पिछला इलेक्शन था 2013 का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के एक कमीशन ने जो जजमेंट दिया, उन्होंने कहा पाकिस्तान तो ये वहाँ बड़ा ये बहुत ही बड़े पैमाने पे हुई धांधली के 15 फॉर्म नहीं था, और पंजाब में उन्होंने कहा 35% नहीं था, यानी 33.3% पे बनता है जो इलेक्शन है 1/3 उसका, 1/3 से ऊपर 35% फॉर्म नहीं था। वो फॉर्म 15 ये होता है कि उसमें लिखा होता है कि 1.5 लाख वोट था, लाख पड़ा है, और जो 50,000 नहीं पड़े उनकी तफसील लिखी जाती है उसमें। जब फॉर्म ही नहीं है तो आप 1.5 लाख अपने किसी के पसंदीदा उम्मीदवार के अपने लाडले के खाते में जमा कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो बार बार बात कर रहे हैं ना कि ऑपोजिशन इसको देखा नहीं है, ऑपोजिशन इस पर बगैर देखे एतराज़ात उठा रही है, मेरा आपसे सवाल यह है कि हुकूमत ने ऑपोजिशन को दिखाने के लिए क्या एफर्ट की है? क्या ये कोई तरीका नहीं है कि आप ऑपोजिशन को ये मशीन किसी भी तरह से उनकी नज़र से गुजारें, उनको इन्वाइट करें, उनको बिठाएं, किसी इजलास में बुला लें, कोई ऑल पार्टी इजलास बुला लें, पार्लियामेंट में बिठा लें, मशीन दिखाएं और उनसे कहें कि इसको देखें और फिर लिस्ट ऑफ एतराज़ात जो है वो हमारे सामने रखें? क्या ये मुमकिन नहीं है? देखिए, असद साहब, पूरी पाकिस्तान की 22 करोड़ कौम और पूरा इंग्लैंड मिल के नवाज शरीफ को अभी तक कोई दवाई नहीं खिला सका, उसको कोई टीका नहीं लगा सका, उसको किसी अस्पताल के बेड पे हम नहीं डाल सके सारे। आपको याद है जो गिनती हुआ करती थी, प्लेटलेट्स वहां पहुंच गए और समीउल्लाह से कलीमुल्लाह की तरफ प्लेटलेट्स दौड़ रहे हैं। किधर गए वो प्लेटलेट्स सारे के सारे? ये बच्चों की बात हम नहीं कर रहे कि स्कूल के बच्चे कहते हैं कि मैं पीली टीम का मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं नीली टीम में शामिल मुझे करें तो तब मैं ये कपड़ा पहनूंगा और तब मैं फुटबॉल के ग्राउंड में उतरूंगा। ये पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको आने के लिए जहाज़ के टिकट मिलते हैं, जिनको आने के लिए ख़र्चा मिलता है, जो बड़े एक लेविश किस्म के यहाँ पे उनकी रिहाइशगाहें होती हैं और उनको एक एक कमेटी में बैठने के पैसे मिलते हैं। पार्लियामेंट का एक दिन जिसकी हाज़िरी लग जाती है उसको हज़ारों रुपए मिलते हैं। इसके बावजूद अगर कोई शख्स ये कहे 2 हफ्ते हमने मशीन लगाई थी, आप किसी से पूछ लें, हम मशीन फिर पार्लियामेंट में लगा देते हैं। मैंने और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद ने
और साइंस मिनिस्टर ने, हमने जाके लोगों को वहाँ पे ब्रीफिंग्स दी, एक्सपर्ट्स थे जो खड़े थे सारे इस्लामाबाद में आके, और सारे साफियों ने देखी अपोजिशन कहती मैंने मशीन, ये तो आपने सुना था पंजाब नहीं जाऊंगी जी। हाँ बिल्कुल, मैं मशीन नहीं अच्छा पंजाब नहीं जाऊंगी। चले मेरा बाबर साहब आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर किसी जगह पर मशीन में कोई तकनीकी ख़राबी पैदा हो जाती है, कोई कहीं पर मशीन नहीं चल रही है, वहाँ क्या होगा? पोलिंग का अमल रोकना पड़ेगा, बाद में दोबारा पोलिंग होगी, कैसे उसको हैंडल किया जाएगा? नहीं, वहाँ जिस तरह मैंने पहले बताया था कि मशीन अगर देखें ना, हर मशीन ख़राब नहीं होगी, और ये बड़ी रोबस्ट किस्म की मशीनें जो हमने देखी हैं, ये अनब्रेकेबल है, अगर कोई तोड़ना चाहेगा टूटेंगी नहीं, इस तरह की हैं। और फिर ये हमने उनको ये भी बताया कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ के वोट्स हैं किसी वक्त -10 पे चला जाता है, और हमारा जिस तरह से सिंध के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 50 तक पहुँच जाता है हमारा टेम्परेचर, 49 तक, 48 तक, 50 तक पहुँच जाता है। तो ये उसको दोनों टेम्परेचर्स को भी ये केटर और बाकी सिचुएशंस को करेंगे, लेकिन एक मशीन लाजमन हर जो एक पोलिंग का एरिया है, एक हल्का होगा जिसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, 3-4 जिसके बूथ होंगे, एक मशीन वहाँ पे एक्स्ट्रा होगी, वो इस तरह से केटर करेंगे। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। और कोई बल्कि तजवीज़ अगर अपोजिशन और अच्छा तरीका बताना चाहती है तो बताए, मैं आपके शो के ज़रिए से उनको कहना चाहता हूँ कि असेंबली में आके बताना चाहें तो वहाँ बता दें, सेनेट में आके बताना चाहें वहाँ बता दें, नेशनल असेंबली की कमेटी है वहाँ जहाँ ये बात हो रही है वहाँ बता दें, आप सेनेट की कमेटी 6 से लेकर 8 तारीख तक इस महीने की बैठ रही है हफ्ते के एंड में, वहाँ आके बता दें प्लीज। जलसों और मरहूम पीडीएम जो है वो रैलियों में अपनी राय क्यों नहीं दे रही? बहुत शुक्रिया। बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक, जिन्होंने इस मशीन पर खुद भी काम कर रखा है अपने ज़माने में, और पिछले दिन उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था, तो अपोजिशन के एतराज़ात इस पर क्या हैं और अपोजिशन इस मशीन को देख क्यों नहीं रही है? एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आप बात सुन रहे थे बाबर अवान साहब की, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दिफा करते हुए बहुत से एतराज़ात को रद्द किया, और सबसे बड़ा उनका नुक्ता नज़र ये था कि अपोजिशन के पास उठाने के लिए एतराज़ात नहीं है, या अपोजिशन ने इस मशीन को देखा नहीं है और इसकी मुखालफत बराए मुखालफत कर रही है। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और कुछ और पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब मौजूद हैं। रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। अभी बाबर अवान साहब से हम बात कर रहे थे, बाबर अवान साहब ने कहा कि अपोजिशन ने मशीन को देखा नहीं है और देखे बगैर एतराज़ात उठा रही है, तो अपोजिशन के एतराज़ात क्या हैं बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मैडम शाजिया जीशान के वालिद साहब की जो डेथ हुई है उसको कंडोलेंस ऑफर करूँगा, और मेरी दुआ होगी कि अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे और मैडम को और उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। देखें, बाबर अवान साहब एक बड़े मजे हुए सियासतदान भी हैं, वकील भी हैं, और बड़े आर्टिकुलेट करके बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इस मशीन की बैकग्राउंड अर्ज कर दूं। जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर था तो सबसे पहले इस मशीन को लॉन्च करने का प्रोग्राम मेरा बना था। मैं फ्रांस गया था और मुझे इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दी गई, तो मैं बड़ा ही उससे खुश भी हुआ देख के, और थोड़ा मैं एक इम्प्रेसिव किस्म का ज़हन लेके वापस आया, और फिर मैंने कुछ ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई कि आप ये ले के डेमोन्स्ट्रेट कराओ। तो जब वो डेमोन्स्ट्रेशन की तो वो ज़ाहिर है फिंगरप्रिंट्स को भी ट्रांसफ़र करना होता है वाया ए मीन, उसमें पल्स सिस्टम भी हो सकता है, डिजिटल सिस्टम भी हो सकता है, और इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है। तो मैंने कहा पेशतर इसके हम को फैसला करें, आप इनको इलेक्शन कमीशन के पास ले जाएं, और उस वक्त के चेयरमैन नादरा, सेक्रेटरी इंटीरियर और दूसरे लोग जो थे वो मैंने इनको भेजा इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन में 2 मीटिंग हुई, एक मीटिंग मैंने भी अटेंड की। अब देखें, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाना सबसे बड़ा अच्छा काम है। इसे कोई बहसीयत पाकिस्तानी
एक अच्छी चीज़ को एक अच्छी सिमत पे ले जाना जो है वो एक ठीक बात है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि देखना है कि क्या ये वाइबल है या नहीं है। नहीं। मेरे वक्त में ये वाइबल कैसे नहीं हुई जी, इसलिए वाइबल नहीं हुई कि जो रूरल एरिया है वहाँ से इसकी जो कम्युनिकेशन है वाया नेट वाज नॉट पॉसिबल। जी। और अब इस वक्त जो हुकूमत कर रही है वो कर रही है कि ये दोनों चीज़ें ही होंगी, यानी इलेक्ट्रॉनिकली भी होगी और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट निकाल के उसको बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ये शायद मतलब ये वाली मशीन शायद मुख्तलिफ मशीन है क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगी या वाईफाई से कनेक्टेड नहीं होगी। इसके अंदर वो डेटा जो हल्के का डेटा है वो उसको फीड कर दिया जाएगा। मेरी बात सुन ले, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी जी। मैंने फिर इस पे एक डिटेल स्टडी करके एक आर्टिकल लिखा था जो 2 हफ्ते पहले आया था। अब इसको बगैर इंटरनेट के इस्तेमाल करना और हल्के के अंदर जो एक अवेलेबल इलेक्शन रिकॉर्ड होगा उसको कंपाइल करके भेजना, इट अमाउंट्स टू द सेम जैसे आप वोटिंग करके उसको काउंट कर लेते हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ को इशारा करूं, आई वॉज द हेड ऑफ द कमीशन जो बना था रिगिंग के मतलब जो सारी पार्टियों का एक था 2018 के ऊपर, तो उसमें को तकरीबन 20 पार्लियामेंटेरियन थी जिसको मैं हेड कर रहा था, और उसमें हमने RMSS और जो RTS है दोनों को स्टडी किया। जी। तो RTS किस तरह बंद हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, वो इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड मैंने अपनी पार्लियामेंट में पूरी की पूरी सारी रिपोर्ट्स उसमें दी हुई हैं। बेसिकली ये मशीन कुछ भी नहीं है, ये मशीन RTS का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। अगर ये मशीन इंस्टेंटली आपको रिज़ल्ट नहीं देती और आप उनके प्रिंट जो हैं जो आप निकालें आपने उसको इस्तेमाल करना है। और देखिए एक पल्स सिस्टम होता है जिसके तहत आप बगैर किसी इंटरफेरेंस के उसको मेन पोर्ट यानी हेडक्वार्टर की पे ले जाते हैं पोर्ट में। अब जैसे RTS जो था इसको वाया इंटरनेट ये लेके जाना था उन्होंने इलेक्शन कमीशन में वाया नादरा, उसके क्या खतो हाल थे, वो क्यों करना चाहते थे, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मैं ये समझता हूं अगर इस मशीन की कोई एक खूबी अगर समझी जाए ना, मतलब इस पर एतराज़ ही उठाया जा रहा है कि इसकी एक खूबी अगर कोई है तो वो ये है कि ये फौरी तौर पर रिजल्ट अनाउंस कर देगी कैलकुलेट करके, यानी इसके अंदर एक कैलकुलेटर फीड है जो रिजल्ट्स को फौरन अनाउंस कर देगा। जो पर्ची सिस्टम है वो तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए है कि पता चले कि ये गलत तो नहीं हुआ, ये काउंटिंग गलत तो नहीं है। देखें नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि उस हलके में, जिस हलके में आप ये बात कर रहे हैं वो हलके में एक डिस्ट्रिक्ट है या 2 डिस्ट्रिक्ट है माय डियर सा, तो उनके बड़े दूर दूर तक हलके हैं। अगर आप वो मशीन इस्तेमाल करके वो प्रिंटर एक बॉक्स में जो प्रिंटेड फॉर्म होगी वोट की एक बॉक्स में डालेंगे, वो काउंट करेंगे, तो उसी तरीके से जैसे पहले वोट होते हैं करके आप RO के पास जाएंगे। तो बेसिकली टाइम कंजम्पशन वही होगी। दुनिया पूरी में सर मैं एक अर्ज कर दूं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन टोटल 7 मुल्कों में शुरू हुई, उनमें से आप चेक कर लीजिए 5 ने ख़त्म कर दी है, क्योंकि इसमें मसला ये है कि ये जाती है इंटरनेट के थ्रू। दुनिया में इंटरनेट कम्युनिकेशन इज बेटर देन पाकिस्तान। सर तो मलिक साहब यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस पर जो हुकूमत का कहना है ये इंटरनेट से कनेक्टेड मशीन नहीं है। हो सकता है जिस मशीन की आप बात कर रहे हैं ये उससे मुख्तलिफ मशीन है, क्योंकि 3-4 मुख्तलिफ मशीनों पर काम हो रहा है। मेरी बात तो सुन लें पूरी, अगर इजाज़त दें। जी, मैं थोड़ा सा जानता हूँ इसको, मैं इसको खुद हैंडल किया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये मशीन जो छोटी मोटी इसकी खामियाँ हैं वो निकाल कर एक अच्छी फायरवॉल बनाकर उसके थ्रू इसको अगर ऑपरेट किया जाए तो नथिंग लाइक दैट। उसमें ये होता है कि इंटरफेयर करने का चांस, हैकिंग का चांस बहुत कम हो जाता है। अभी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करें या डिवीजन लेवल पे करें, हैकर जो है माशाल्लाह बड़े आगे जा चुके हैं, और हैकर के पास में गारंटी के साथ अगर एक मशीन फर्ज कीजिए वाईफाई से या इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो वो हैक कैसे होगी? सर आप मुझे ये बताएं, पहले मेरी पूरी बात सुन लें जी। ये हमारा जितना भी इलेक्शन का इस वक्त तक रिकॉर्ड है इंडिया के पास मौजूद है, क्योंकि जो MC
इंटरनेशनल थी जिसने इसकी सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन की थी उस सिस्टम की, वो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इंडियन जो हैकर थे उन्होंने की थी। अब क्वेश्चन ये है, मुझे ये बता दें छोटी सी बात, कि आपने पूरे मुल्क में ये मशीनें डाल दी, ठीक है, मशीनों पे इलेक्शन भी करा दिया। हाउ आर यू गोइंग टू कनेक्ट देम? हाउ आर यू गोइंग टू एक्चुअली गेट द रिजल्ट इंस्टेंटली? तो बात तो वही होगी, आप मशीन आपने दे दी वोटर्स को, जो आरओ को, आरओ ने उसका जो ले लिया थंब इम्प्रेशन ले लिया, जो भी एतराज ये है कि ये आपका जो मसला जो मुझे समझ आया है, वो एतराज आपका वाहिद अभी तक से ये सामने जो मुझे समझ में आया वो ये है कि ये मशीन सिस्टम को स्पीड अप नहीं करेगी, टाइम उतना ही लेगी, क्योंकि इसको भी उठाकर मैनुअली आरओ के ऑफिस लेके जाना पड़ेगा, इसको भी जो है वो उसी तरह से काउंट करना पड़ेगा, तो टाइम बचेगा नहीं इससे। नहीं, ये वही रोना धोना होगा और फिर इल्ज़ाम हुकूमत पे लगेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप सबसे पहले ये स्टडी करवा लें, अभी आपके नए चेयरमैन आए हैं नादरा तारिक मलिक साहब, ही हैज़ गॉट गुड एक्सपीरियंस, उसमें हमारे पास भी ये रहे हुए हैं काफ़ी देर तक। तो आप सबसे पहले ये वर्कआउट करें, क्या ये सारी मशीन जो हैं क्या कनेक्ट पल्स सिस्टम से हो सकती हैं? एक स्पेशल डेडिकेटेड पल्स सिस्टम जिसकी फायरवॉल जो हैं वो हैकेबल ना हो। मैं बिल्कुल इसकी मुखालफत नहीं करता किसी ऐसी चीज़ की जो हमें एफिशिएंसी की तरफ ले जा रही हो, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हो और हमें फास्ट रिजल्ट भी दे, और वो जो लोगों के एतराज़ होते हैं इलेक्शन पे धांधली के, वो भी ना हो। तो सर ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है टेलीकम्युनिकेशन का, मैं उस वे पे आपको अर्ज़ कर दूं कि यू हैव टू सी कि क्या हम इनको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोविंशियल लेवल, और फिर एक और भी देखें क्या हम इनको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं विद टू द मेन स्ट्रीम जो उनका मेन फ्रेम है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में भी करते हैं, जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि बाबर वान साहब ने कहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खुद ही वो करेंगे वोटिंग और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा, लेकिन ये कहना आसान है बड़ा, लेकिन चीज़ें तो वही है, या बॉक्स में डाल लें आप डायरेक्ट वोट, तो या आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन से डालकर उसको उसमें बॉक्स में डाल लें। मुझे बता दें फ़र्क क्या होगा? मुझे नहीं लगता ज़्यादा फ़र्क आएगा। लिहाजा मेरी एक अपील होगी हुकूमत से, और ख़ासकर क्योंकि बाबर वान साहब लीगल साइड को देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस सारी जमातों का एक कमेटी बना, सारी जमातों को बुला लें, और जो नहीं भी हैं इस वक्त पार्लियामेंट में उनको भी बुला लें और उनको एक फुल डेमोन्स्ट्रेशन दें। वो तो बार-बार इन्वाइट कर रहे हैं रहमान मलिक साहब, लेकिन ऐसा लगता है कि अपोजिशन की जमातें दावत कबूल नहीं कर रही, मतलब हुकूमत तो कह रही है हम बार-बार इनवाइट कर रहे हैं। और सर देखें, बात सुने, तरीका जी सर तरीका होता है करद सही, आप जॉइंट सेशन में ले आए, कौन भागेगा वहाँ से? एक उन्हें कहा तो देख तो लें, सुन लें, और मेरा ख्याल है कि अभी भी हुकूमत की भी इस पर क्लैरिटी नहीं है कि ये मशीन किस हद तक ठीक रहेगी और इस मशीन का किस हद तक फ़ायदा होगा। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, RTS जो है और ये जो मशीन है इसके तकरीबन खद्दो हाल सेम है, सिर्फ यह है कि जो मोबाइल फ़ोन है उसको आप रिप्लेस कर लेंगे एक मशीन पे, और आपके बिलियंस ऑफ रुपीज़ का खर्चा आ रहा है इसके ऊपर। मैंने कैलकुलेट करके दिया, अगर मेरा आर्टिकल पढ़ ले, मैं वैसे ज़रूर कहूँगा बाबर वान साहब से भी कि एक आर्टिकल मेरा 2 हफ्ते पहले छपा था, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने उसको पोज नहीं किया, टेक्निकल चीज़ें पॉइंट करते हुए ये मैंने कहा है कि इसको बेहतर करने का तरीक़ाकार क्या है, और अच्छी होती हैं चीज़ें जब सारी कौम को, सारी पार्टियों को मिलकर कोई चीज़ बनाएंगे तो वो बेहतर होगा। अल्टीमेटली ये हुकूमत का तो फैसला होना नहीं है, फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, ठीक है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन इज द होल सोल अथॉरिटी एंड ऑफ कोर्स इट फंक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आई एम श्योर कि बाबर वान साहब की एबिलिटी को सामने रखते हुए ऑपोजिशन को सही तरीके से, अच्छे तरीके से दावत देनी चाहिए और ऑपोजिशन को दावत कबूल भी करनी चाहिए ताकि उस पर मिल बैठें और मशीन के ऊपर एतराज़ात जो है उसको दूर करके मशीन को इम्प्रूव किया जा सके। आप टेक्नोलॉजी के मुखालिफ नहीं है। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ मलिक साहब, वो ये है कि आप वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो खित्ते में तब्दीलियाँ हो रही हैं अफ़गानिस्तान के पर्सपेक्टिव में, इनको इसके बाद पाकिस्तान को दाखिली तौर पर कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं? देखिए जी, मैं तो आज थोड़ा और परेशान हुआ हूँ क्योंकि मेरी आज लेट आफ्टरनून की जो इन्फॉर्मेशन ये है
कि तालिबान जिन्होंने वादा किया था कि वे एक ब्रॉड बेस्ड एक गवर्नमेंट बनाएंगे, उन्होंने बहुत से फैक्शन जो हैं तालिबान के, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारवाल, दूसरे लोगों को आज शाम का दिया ये है कि वो उसमें हुकूमत में नहीं ले रहे। और अगर ये सारे फैक्शंस को हुकूमत में नहीं लेते तो मैं समझता हूँ कि तालिबान के लिए आने वाले वक्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद आज हमला किया तालिबान ने पंशेर वैली पे। अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन ओवर 200 पीपल आर डेड और दे कुड नॉट एडवांस फर्दर। मैंने पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम में और मुख्तलिफ जगहों पे मैं बड़ा वाज़ह तौर पे कह चुका हूँ कि 25,000 TTP के बंदे, 6,500 वो बलूची नाराज़ यूथ जिसको इंडिया ने तैयार करके वहाँ से गया था बलूचिस्तान से और रखा उसने अफ़गानिस्तान में, और वहाँ की उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसके साथ काम किया। और आपको याद होगा कि दाइश को सबसे पहले जिसने अपनी लियन और अपने आप को हेड डिक्लेयर किया वो खालिद खोरसानी था। और हम सब लोग ये समझ रहे थे कि वो मर गया। वो मरा नहीं है, बल्कि वो बलग्राम एयरपोर्ट पे था और वो TTP के जो पहले एक सीनियर लीडर थे उनके साथ मौलवी फ़कीर मोहम्मद साहब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। वली मोहम्मद जो इसको TTP का हेड है पाकिस्तान का, वो नूरस्तान यानी वहाँ पे मौजूद है उस पूरे खत्ते में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा डिमांड भी करती रही है, मैंने ख़त भी लिखा है कि वहाँ पे जो सेकंड सुसाइड बॉम्बर था इकराम जो भाग गया था सीन से, वो भी इस वक्त वहाँ उनके साथ मौजूद है। हमने कहा है कि हमें वापस करें। देखें, जब तक तालिबान वो इश्यूज़ जो उनके लिए भी इरिटेंट हो सकते हैं, पाकिस्तान के लिए भी इरिटेंट हो सकते हैं, चाइना के लिए भी मसला बन सकता है, ईरान के लिए भी मसला बन सकता है, जब तक उनको ये टेक केयर नहीं करते सिचुएशन बेहतर होती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ये कहना एक तालिबान लीडर का कि ये जो TTP ये पाकिस्तान है, ये TTP पाकिस्तान और पाकिस्तान का मसला है, वो खुद देखें, जो कि एक अच्छी स्टेटमेंट नहीं है। बल्कि हम तो समझते थे कि चलो अब नई हुकूमत आती है तो होपफुली ये इनको स्मैश करेंगे। अब सर देखें, तालिबान में अगर रिफ्ट आती है तो आप समझते हैं कि TTP जो है वो पाकिस्तान के लिए बुरा असर पाकिस्तान में आएगा। चैलेंजेस को हैंडल करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।